चलिए जी, आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की तरफ, पार्ट बी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, जहां आपको पता है रीजंस के साथ आपको ट्रू फॉल्स आंसर करना होता है, और अगर आप रीजन सही नहीं देंगे, चाहे आपका ट्रू या फॉल्स सही हो, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, और रीजन को हो सके जितना कंसाइज हो सके रखिएगा। कोई बहुत लंबा करके आंसर नहीं देना है कि हाँ भाई हमें बहुत ज्यादा लिख के आना है, रीजन के अंदर टू द पॉइंट लिखिए, कि स्पेसिफिक लिख के आइएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The level of sampling risk that the auditor is willing to accept will not affect the sample size। गलत कह रहे हैं भाई। अगर सैम्पलिंग रिस्क आप ज्यादा एक्सेप्ट करने को तैयार हो, ठीक है, मतलब रिस्क ज्यादा आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता था कि सैम्पलिंग के बेस पे जो रिजल्ट आ रहा है, और जो रिजल्ट आप पूरे प्रोसीजर लगा के अगर आप कर रहे होते हैं या 100% चेकिंग करके कर रहे होते हैं, अगर वो अलग अलग आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, तो सैम्पलिंग रिस्क अगर आप ज्यादा एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो आपका सैंपल साइज कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, यानी आप कम चेकिंग करोगे, आप कम सैंपल उठा के आप चेकिंग कर लोगे, क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा आप लेने को तैयार हो तो आपको सैंपल साइज छोटा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर इनकरेक्ट आएगा। तो आंसर देखिए, ऐसे 530 का रेफरेंस दिया हुआ है इनकरेक्ट करके, और सैम्पलिंग रिस्क ये है कि भैया सैंपल साइज को अफेक्ट करेगा वो, और लोअर द रिस्क यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट ग्रेटर द सैंपल साइज। कम कम रिस्क एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, अगर ज्यादा रिस्क आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपका सैंपल साइज लोअर भी चलेगा। तो इनवर्स रिलेशन है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कहता ऑडिट और रिव्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। गलत है जी। रिव्यू एंगेजमेंट्स जो होते हैं हमारे वो अलग होते हैं, और ऑडिट के एंगेजमेंट्स अलग होते हैं। तो मेन बातें समझ लेना आप। पहली बात, डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑडिट में तो आपको उधर रीजनेबल एश्योरेंस आपने लेना होता है, ठीक है, और हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट के अंदर कि हम लोग रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आए, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे। ठीक है, जबकि जो रिव्यू एंगेजमेंट है, पहली बात तो वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लिमिटेड एश्योरेंस इसके अंदर, और यहाँ पे भी आप एंगेजमेंट रिस्क को कम करना चाह रहे हो, पर एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आना चाह रहे हो, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे नहीं लेके आना चाह रहे। तो अगर ऑडिट और रिव्यू में आप डिफरेंस देखोगे, तो ऑडिट का जो एश्योरेंस है वो ज्यादा है, और कहीं ना कहीं इसमें रिस्क आप एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आने की कोशिश करते हो। लेकिन जो हमारा रिव्यू एंगेजमेंट है, दैट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और यहाँ पे हम लोग रिस्क लो करते हैं, पर एक एक्सेप्टेबल लेवल पे लो करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं बस, यानी एक्सेप्टेबली लो लेवल पे नहीं लेके आते हैं रिस्क को। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बस हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं, दैट्स इट। इट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये बातें आपको लिख के आनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है नेगेटिव असर्शंस इनकाउंटर होती हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। असर्शंस क्या होती थी? कोई भी रिप्रेजेंटेशन देना बाय द मैनेजमेंट। जैसे हमने बात की थी कि अगर P&L में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो ये एक असर्शन है कि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर हुए हैं, इस साल में इनकर हुए हैं, रेवेन्यू नेचर के इनकर हुए हैं, बिजनेस के पर्पस के लिए इनकर हुए हैं। ये सब असर्शंस होती थी जो आइटम आपको देती थी। तो नेगेटिव असर्शंस एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। जैसे मान लो भाई नोट्स टू अकाउंट्स में उन्होंने कंटीजेंट लायबिलिटी का जिक्र नहीं करा, इसका मतलब ये एक असर्शन है, नेगेटिव असर्शन है कि भैया कंटीजेंट लायबिलिटीज नहीं है हमारी। और अगर बिल्डिंग नहीं आ रही है हमारे बैलेंस शीट में, तो एक नेगेटिव असर्शन है कि भाई नहीं है बिल्डिंग हमारे पास। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसी तरह का आंसर उन्होंने लिखा हुआ है। ये नेगेटिव असर्शंस इनकाउंटर्ड होती हैं, वो एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। जैसे अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी एक्सप्रेस नहीं करी हुई, इट इज अ एक्सप्रेस नेगेटिव असर्शन। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग नहीं है, तो इट विल ना इम्प्लाइड। तो एक है भाई कि अगर स्टेट करा हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, हमने स्टेट कर रखा है नोट्स अकाउंट्स में, ये एक्सप्रेस होगी, ये एक्सप्रेस वाली होगी नेगेटिव असर्शन। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लो मेंशन नहीं करा हुआ, तो वो इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन हो जाती है, कि अगर हमने मेंशन ही नहीं करा होता कि हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो वो इंप्लाइड होता कि हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। पर इन्होंने इसको एक्सप्रेस में आंसर दे दिया, वो ज्यादा अच्छा है कि अगर कंटीजेंट लायबिलिटी बता रखा है नहीं है, यानी वो एक्सप्रेस नेगेटिव असर्शन है। और अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग नाम की आइटम नहीं आ रही, तो वो इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन है कि बिल्डिंग नहीं है हमारे पास। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, ऑडिट प्लान को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। बिल्कुल गलत। हम ऐसे 300 जब पढ़ते थे, वहां साफ हमने पढ़ा था कि पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, और वो स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन को सेट करती है ऑडिट के, और उसी के तहत हम लोग ऑडिट प्लान वगैरह डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। ऐसे 300 का रेफरेंस आ गया। प्लानिंग और स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन स्ट्रैटेजी पहले स्टैब्लिश होती है, और यहीं से आगे गाइड होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो इसलिए हम लोग यही बोल के आएंगे कि पहले स्ट्रेटजी डेवलप होगी, उसके बाद ऑडिट प्लान का डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका पॉइंट जो है ये तो बोल रहा है कि प्लान पहले डेवलप कर दो स्ट्रेटजी से, ये गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, एक अनएक्सप्लेन डिक्रीज अगर जीपी रेशियो में, इट में रिजल्ट ड्यू टू फिक्टिशियस सेल्स। भाई एक बात बताओ, अगर फिक्टिशियस सेल का मतलब क्या है? जाली सेल दिखा रखी है। अगर जाली सेल दिखा रखी है तो उससे जीपी रेशियो कम थोड़ी होगी, इससे तो जीपी रेशियो बढ़ेगी। तो ये इनकरेक्ट है।
एन ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखिए, एक 143(1) वाले मैटर्स थे, एक 143(3) वाले थे। 143(3) में तो सारी ड्यूटीज थी जो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती हैं, लेकिन 143(1) वाले जो मैटर्स है ना, उनमें ऑडिटर तभी रिपोर्ट करता है अगर कोई नेगेटिव उसको या कोई एडवर्स रिमार्क अगर उसने कुछ करना होता है, वरना उसे अलग से इनके बारे में कोई रिपोर्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई अनलेस ही हैज एनी स्पेशल कमेंट्स टू मेक, आपको इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ये आप लॉ के उसमें जाके 143(1) वाले मैटर्स आप रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि ऑडिट की बुक में भी आपको ये ऑडिट के सिलेबस का भी ये पार्ट है, क्योंकि 138 से लेके 148 में ये फॉल करते हैं। ध्यान रखिएगा, 143(3) वाले जो मैटर्स हैं वो आपको बताने होते हैं सारे रिपोर्ट के अंदर, वो मैंडेटरी होते हैं। लेकिन 143(1) वाले मैटर्स तभी बताने होते हैं इफ देयर इज एनी एडवर्स रिमार्क टू मेक। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें तो लिखा रिपोर्ट करना पड़ता है, इनकरेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर 7, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिटेक्शन रिस्क एंड कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। क्यों करे, कोई तो करेक्ट क्वेश्चन आया। आपको याद होगा जो ऑडिट रिस्क होता था वो IR यानी इनहेरेंट रिस्क इंटू CR इंटू DR, इस तरह से हम इक्वेशन पढ़ते थे, IR इंटू CR इंटू DR। तो इनहेरेंट रिस्क क्या होता था कि भैया हम कंट्रोल्स को भी स्टडी नहीं कर रहे, उससे पहले ही हम मान रहे हैं रिस्क है। कंट्रोल रिस्क है, कंट्रोल बना हुआ है पर फिर भी वो प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं कर रहा मिस स्टेटमेंट्स को। और डिटेक्शन रिस्क क्या है, ऑडिटर की तरफ से राइज होता है ये कि भाई मैं सारे प्रोसीजर ठीक से लगाऊंगा पर अल्टीमेटली मैं तो ह्यूमन ही हूं ना, तो भी मुझसे कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, वो डिटेक्शन रिस्क है। तो हमने ये बात करी थी कि इन तीनों को मिला के ऑडिट रिस्क आता है। अब अगर आप ऑडिट रिस्क को कम करना चाहते हो तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क अगर ये दोनों ऑलरेडी हाई हैं तो आपको अपने डिटेक्शन रिस्क को लो करना पड़ता था अगर आप अपने ओवरऑल रिस्क को लोअर करना चाहते हो एक्सेप्टेबल लेवल पे। लेकिन अगर IR और CR पहले ही लो हैं तो आप थोड़ा बहुत DR को अगर हाई भी कर रहोगे तो भी वो चल जाएगा। तो ये बेसिकली देखो इस तरह से लिखा हुआ है, करेक्ट है, इनवर्स रिलेशन है। जब IR और CR ये दोनों अगर हाई हैं तो हमें अपना DR लो करना पड़ेगा ताकि हम ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आ पाए। और ऑन द अदर हैंड अगर IR और CR लो हैं तो ऑडिट रिस्क को हमें ऑडिट रिस्क को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत हाई DR भी चला लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनवर्स रिलेशन बन रहा है IR और CR के कंबाइंड असेसमेंट का इनवर्स रिलेशन है DR के साथ। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन भाई, ओपिनियन के लिए रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस है। सर बिल्कुल ही गलत है, हमें एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस तो मिलती ही नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस मिलती थी हमें, वो ये होती थी, मिलती भी रीजनेबल थी, देते भी हम यूजर्स को रीजनेबल एश्योरेंस है। तो इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो ये तो गलत है भैया, फॉल्स है। तो क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की, हमें कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस तो मिलता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने ही शॉर्ट और क्रिस्प आंसर्स हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा 4 to 5 मैक्सिमम 6 लाइंस, आप इससे ज्यादा बड़ा आंसर करेक्ट इनकरेक्ट का ना लिख के आइए अंटिल एंड अनलेस रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ भाई बहुत जरूरी है कुछ बताना, तो ही आप उसके बारे में लिख के आइएगा, वरना 5-6 लाइंस का आंसर अपने आप में सफिशिएंट है। और अगर उससे छोटा भी बन रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि रेलिवेंट चीज आपकी कवर होगी है तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपका रीजन पूरी तरह सही होगा और टू द पॉइंट होगा, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। और प्लीज रीजन को बहुत ही ऑब्जेक्टिव रखिएगा, ज्यादा इधर उधर की बात करने के बजाय टू द पॉइंट बात कीजिएगा, स्प्राइट पी के सीधी बात, नो बकवास। ठीक है जी, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 2, अब ये हमारे क्वेश्चन आगे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 में से कहता बताइए जी कुछ लिमिटेशंस होती हैं प्रैक्टिकल और लीगल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में। आप इसके एग्जांपल दीजिए और साथ में ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस भी दीजिए। अब ये क्वेश्चन मोस्टली आपके स्टडी मटेरियल बेस्ड ही हैं, स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में से क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो सीधा ये पॉइंट था हमारा कि भैया ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का टॉपिक इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में दे रखा है। तो वहां पे ये पॉइंट लिख रखा है कि हमें कई बार एविडेंस नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि कई बार मैनेजमेंट या कुछ और लोग, अन्य लोग उधर के आपको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सारी इन्फॉर्मेशन दे ही ना रहे हो, ठीक है, जो आप मांग रहे हो। फिर फ्रॉड्स वगैरह तो बहुत ही केयरफुली डिजाइंड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वहां पे तो इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं, तो आपको पकड़ने नहीं देते वो लोग मैनेजमेंट वाले। तीसरा, ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, रॉन्ग डूइंग तो हुआ नहीं, कुछ गलत तो हुआ नहीं कि आप आके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। और क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई लीगल पावर्स नहीं होती कि आप भैया उनकी किसी चीज को कॉन्फिस्केट करो या किसी चीज को सर्च करो, सीज करो, इस तरह की पावर्स नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस बन जाती हैं और आपको समझना पड़ेगा ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है एक स्पेशल पर्पस के लिए अकाउंट्स का, ठीक है। और कभी भी हम ऑडिट को ना ये नोशन के साथ नहीं करते कि हाँ यहाँ रॉन्ग डूइंग है, ठीक है, बट हाँ लास्ट में लाइन लिख देना कि भैया ऑडिटर के हाथ में अगर कोई ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं जिससे आपको लगता है कि कुछ रॉन्ग डूइंग हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए।
ठीक है। बट ऑडिटिंग करते हुए हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस चीज को प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये तो ऑडिट की ही लैंग्वेज है कि रीजनेबल एश्योरेंस वगैरह हमें लेना होता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो इस तरह की लैंग्वेज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है ऑडिटिंग वगैरह की, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। बी क्वेश्चन पहले चैप्टर का, भाई ये क्वेश्चन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे, ठीक है। अब ये ना क्या करा हुआ इन्होंने, पहले स्केप्टिज्म जहां पूरी समझा रखी है स्टडी मटेरियल में, सबसे एंड में जाके जो लाइन लिखी हुई है उसका उठा के क्वेश्चन बना दिया। तो सबसे नीचे जो लाइन लिखी हुई थी पूरे पैराग्राफ में, उसे क्वेश्चन बना दिया। अब आंसर में ऊपर का सारा लैंग्वेज लिखना है आपको, ठीक है। तो पढ़ते हैं। कहता ऑडिटर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो डिसरिगार्ड कर दे पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। वो तो है ही है, जब आप कहीं ऑडिट कर रहे हो, पास्ट में वहां की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने किस तरह से आपसे बिहेव करा, किस तरह की उनकी नेचर है, वो चीजें आप रिगार्ड करते हो। सो यू कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड, आप उसे रिगार्ड करेंगे, उसकी आप इज्जत करेंगे। नेवरदलेस, भाई आपको जितना मर्जी लगे कि भैया मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी बड़ी ईमानदार है, बड़ी इंटेग्रिटी वाली है, फिर भी आपका ये ड्यूटी रिलीव नहीं होता कि आप स्केप्टिज्म नहीं लगाएंगे। वो तो है ही है कि भाई जितना मर्जी आपको लगता हो ये मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी दूध की धुली हुई है, बिल्कुल भी फ्रॉडी फ्रॉडी नहीं है, तो भी आपको स्केप्टिज्म पूरे ऑडिट में लगानी पड़ेगी। तो इसके आंसर में ना आपको बेसिकली स्केप्टिज्म के बारे में समझाना है सारा, ठीक है। तो पूरा प्लान और परफॉर्म कीजिए ऑडिट स्केप्टिज्म से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, सारे आंसर में ना स्केप्टिज्म को समझाया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जाके ये पैरा लिखा हुआ है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में बिल्कुल ऐसी है टॉपिक, लास्ट में जाके ये पैरा आ गया आंसर के जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए स्केप्टिज्म में क्या चीज हम सीखते थे कि आप अलर्ट रहिएगा, अलर्ट 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 रहिएगा कि एक तो ऑडिट एविडेंस अगर किसी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आप अलर्ट रहिएगा, अगर दो एविडेंस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अगर कहीं रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको क्वेश्चन उठ रहा है आप अलर्ट रहिएगा, अगर कहीं फ्रॉडी फ्रॉडी चीज लग रही है आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि एडिशनल प्रोसीजर वगैरह आपको लगाने चाहिए तो भैया आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद और ये वाले रिस्क अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, ये वाले 3 रिस्क कि मैं कोई सर्कमस्टांस ओवरलुक ना कर दूं, मैं कहीं कंक्लूजन्स को ओवर जनरलाइज ना कर दूं कि अगर एक ठीक है तो सब कुछ ठीक है, कहीं ज्यादा ही मैं चीजें जनरलाइज कर लूं, या मैं अपनी अजम्पशंस वगैरह गलत ना कर लूं, एंटी गलत ना बना लूं अपने प्रोसीजर्स का। इस तरह की गलतियों से अगर आप बचना चाहते हो, इस तरह के रिस्क को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, तो प्लीज 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 प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखिएगा, ठीक है। अब स्केप्टिज्म में और क्या बातें लिखी हुई हैं, आपको ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि आप स्केप्टिज्म लगा रहे हो, ठीक है। अगर कहीं पे आपको लगता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको देखना चाहिए कि कोई और सपोर्टिंग एविडेंस मिले उस चीज को लेके, अगर कहीं पे आपको शक हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से जेन्युइन है, जब तक कि आपको कोई ऐसा रीजन ना मिले जिससे आपको लगे कि नहीं 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 ये जेन्युइन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि स्केप्टिज्म की आड़ में आके आप हर चीज को आप शक से देखो, ऐसा भी नहीं कहता स्केप्टिज्म, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कहीं डाउट मिलता है तो आपको फर्दर प्रोसीजर वगैरह लगाने चाहिए, और ये तो क्वेश्चन की लाइन है। आई होप ये आंसर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, पूरी तरह से मैंने डिस्कस कर लिए। एक बार आप ये आरटीबी अगर सुन लेंगे वीडियो, उसके बाद अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ा जल्दी आपका ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। The firm should establish policies and procedures designed to provide it reasonable assurance that it has sufficient, अब ये वर्ड ध्यान देना, पर्सोनल बोले तो एचआर, ठीक है। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक था, तो क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअस रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स, हम बोलते थे कि अगर फर्म्स को क्वालिटी कंट्रोल करनी है अपने ऑडिट्स की तो हर चीज पे पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने चाहिए। उनमें से एक पॉइंट था ह्यूमन रिसोर्स को लेके आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने चाहिए जिससे कि आपको अच्छे लोग आपकी फर्म में ज्वाइन करें। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पर्सोनल से रिलेटेड है कि पर्सोनल से रिलेटेड आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए एक ऑडिट फर्म को, ठीक है। तो एक तो देखो ये पॉलिसीज और प्रोसीजर हम क्यों बना रहे हैं, ताकि जितनी भी हमारी इंगेजमेंट्स हैं, यानी एज अ फर्म हम जितनी भी इंगेजमेंट्स करेंगे, जितनी भी हम प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे, वो सारी एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। देखो अगर बंदे अच्छे होंगे फर्म में तभी तो स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी ना। अगर टीम ही अच्छी नहीं होगी, अगर बंदे ही अच्छे नहीं होंगे फर्म के अंदर, तो अच्छी क्वालिटी का काम कहां से करके देंगे, ठीक है। अब इसके लिए किन चीजों को लेके आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने चाहिए, तो ये तो आपकी +2 की बिजनेस स्टडीज है, रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटेंस, ठीक है, प्रमोशन, करियर डेवलपमेंट, कंपनसेशन, कोई भी 3-4 पॉइंट्स आप 4-5 पॉइंट्स आप याद कर लेना, आप इजीली लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट, एक ऑडिटर जिसने अभी एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं करा, उसने रिक्वेस्ट करा है उसके क्लाइंट ने
कि यार तू ना इंगेजमेंट को चेंज कर ले और ऐसी इंगेजमेंट बना दे जो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करे लोगों को। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है यार कि कम चेकिंग कर दे, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे दे, बस ज्यादा डिटेल में मत जा। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऐसे है हमारा 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वगैरह, तो उसमें ये सब बातें लिखी हुई है कि अगर बाद में टर्म्स को रिवाइज करने के लिए बोलता है क्लाइंट जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिले, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। पर क्वेश्चन में ना ये नहीं आया कि क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, बच्चा ना कई बार यहीं पे पढ़ के ये सोच लेता है कि चेंज करना चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसे सर्कमस्टांस बताओ जिससे ऐसी रिक्वेस्ट आपके सामने आ सकती है, क्योंकि हो सकता है रिक्वेस्ट जेन्युइन हो। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांस ऐसे ने बता रखे हैं कि इन कारणों की वजह से रिक्वेस्ट आ जाती है कि प्लीज आप लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मुझे प्रोवाइड कर दो, चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मे रिजल्ट फ्रॉम का आंसर लिख के आना है। अब यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, हम ये लिखने लग जाते हैं कि भाई एक्सेप्ट करें या चेंज के ना करें, तो इसके तो नंबर मिलने नहीं। हमें तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि भैया अप्रोप्रिएटनेस देख लो कि करना है कि नहीं करना, बस। पर ये आता क्यों है ये रिक्वेस्ट, उसके रीजन लिख के आने थे आंसर में। पहला, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। भाई जब क्लाइंट आया था आपके पास तब उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, लेकिन अब उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो अगला रिक्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है जेन्युइन हो। दूसरा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी नेचर को लेकर सर्विस की, शुरू में वो कुछ और समझ रहा था, आपको कुछ और समझ आ रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, अब वो कह रहा नहीं सर चेंज कर दो। थर्ड, भाई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है एंगेजमेंट पे, वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए हैं जिसकी वजह से आपका स्कोप जितना शुरू में तय हुआ था वो पूरा नहीं हो सकता, तो अब वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप इसको चेंज कर लो, तो आप देख लीजिए चेंज करना है कि नहीं करना। वो आपको देखना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। बट ऐसे ने ये 3 केस बता रखे हैं जहां पे ये रिक्वेस्ट आपके सामने आ सकती है, तो प्लीज ये तीनों याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे चैप्टर 2 की तरफ। भाई ये क्वेश्चन है कि हमारी जो एंगेजमेंट टीम होती है ना, टीम जो टीम में मतलब ऑडिट में जो बंदे काम कर रहे हैं हमारे टीम में, हमारे अंडर, तो उनको कितना डायरेक्ट करना है, कितना सुपरवाइज करना है, यानी कि एनटीई। ये एनटीई ऑडिट प्रोसीजर्स का नहीं है, ये एनटीई है जो हमारी टीम है उसको कितना डायरेक्ट और सुपरवाइज करना है और कितना उनका काम रिव्यू करना है। इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स बताने हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरी टीम में एक्सपीरियंस बंदे होंगे, क्वालिफाइड बंदे होंगे, ठीक है, जो खुद जजमेंट पे काम कर सकते हैं, हो सकता है उनको मुझे कम डायरेक्ट या सुपरवाइज करना पड़े, कम उनका काम रिव्यू करना पड़े। या अगर मैंने उनको ऐसे काम पे लगाया हुआ है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो बड़ा इजीली हो सकता है, तो हो सकता है मुझे उन्हें कम डायरेक्ट करना पड़े। तो इस तरह के फैक्टर यहाँ पे समझा रखे हैं। पहला, एरिया ऑफ ऑडिट क्या है, मतलब दूसरा है पहला, साइज और एंटिटी का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी जिसका ऑडिट हो रहा है तो आपको अपने टीम को ज्यादा डायरेक्ट और सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। तीसरा, भाई आरएमएम यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना असेस हुआ है। देखो ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है किसी एरिया को लेकर, तो वहां पे डायरेक्शन और सुपरविजन भी ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको टीम मेंबर्स की, उनका काम भी रिव्यू ज्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके लिए वो रिस्की एरिया ऑडिट का। अगर आपके लिए वो रिस्की एरिया ऑडिट का, तो आपको अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर इंडिविजुअल टीम मेंबर जो हैं उनका कैपेबिलिटी कैसा है, उनका कॉम्पिटेंस कैसा है। अगर वो अच्छे खासे कॉम्पिटेंट है तो आप उनको कम डायरेक्ट और सुपरवाइज करो ना, क्यों बार बार उनको तंग कर रहे हो, वो अपने आप कर लेंगे, क्षमता है उनके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट आपको लिख के आने हैं। बी पॉइंट, what do you mean by documentation of audit plan? Discuss the purpose served by it and also elaborate the tools used by the auditor to reflect the particular engagement circumstances। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, एक तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान क्या है सुनिएगा। पहली बात तो ना इनमें ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान क्या है, जो भी हमने प्लान करा था एनटीई, हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का, हमारे फर्दर प्रोसीजर्स का जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर वो सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब का रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। साथ में इसी से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग जो हमने करी है उसका पूरा ये रिकॉर्डिंग है कि भाई जो हमने रिकॉर्ड किया था, जो हमने प्लान बनाया था, क्या उसको ठीक से रिव्यू करा है, क्या उसको ठीक से अप्रूव करवाया हमने, यानी प्लान के हिसाब से सब कुछ चला कि नहीं चला। आप बाद में इसको रिव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए जनरली ऑडिटर क्या यूज करता है, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स यूज करता है या चेकलिस्ट बना लेता है, ताकि एक एंगेजमेंट जहां पे वो काम कर रहा है उसमें उसने क्या क्या चेक करा, कैसे कैसे चेक करा, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन रख लेता है पूरे प्लान का। उसी को आप लोग आजकल स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम के नाम से बोल देते हो। तो क्वेश्चन में ना ये पूछा भी हुआ था कि ऑल्सो लेवरेज द टूल्स यूज बाय द ऑडिटर, तो ये बेसिकली टूल्स में सिर्फ इतना सही आंसर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स या कंप्लीशन चेकलिस्ट वगैरह आजकल ऑडिटर बना लेते हैं, जिससे कि
वो पूरा आपका जो प्लान है वो डॉक्यूमेंटेड रहता है और बाद में आप उसको आराम से देख सकते हो हमने क्या प्लान करा था, क्या वो प्लान के हिसाब से चीजें रिव्यू हुई है कि नहीं हुई है, हर चीज का रिकॉर्ड है आपके पास। तो ये आंसर थोड़ा सा अलग सा है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करते हुए ऑडिटर कंक्लूड कर सकता है कि कुछ इंटरनल कंट्रोल्स पे मैं रिलाई करूंगा और वो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे है टू कंडक्ट हिज ऑडिट, ठीक है। एक्सप्लेन स्टेटिंग, अब देखो ये लाइन का ना वैसे कोई पर्पस नहीं निकलेगा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि आप पॉइंट्स बताइए कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए, डेवलप करते हुए या कंस्ट्रक्ट करते हुए आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज सारी स्टडी मैट से उठाई हुई है जो पहली लाइन है, बट इसके ना कुछ पॉइंट्स देखो क्या है, सिंपल सिंपल से बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, हम कोई भी चार याद कर लेंगे, ठीक है। तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। एक तो जब आप प्रोग्राम बना रहे हो आप अपने असाइनमेंट के स्कोप के अंडर रहिएगा, उसके बाहर जाके प्रोग्राम में कुछ ना लिखिएगा, रिटर्न रखिएगा, ठीक है, सारा ये प्रोग्राम। फिर ये थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा है कि आपके ना प्रोग्राम में आप ये डिटरमिन कीजिए कि जो भी आइटम को आपने चेक करना है उससे रिलेटेड कौन सा एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल होता है, ठीक है, कौन सा होना चाहिए। जैसे अगर मैं परचेज की एंट्री चेक कर रहा हूं तो भाई उसके लिए परचेज इनवॉइस होना चाहिए ना। वैसे तो देखो सामान आया होगा तो गेट की एंट्री भी हुई होगी, स्टोर की एंट्री भी हुई होगी, हमने परचेज ऑर्डर भी बनाया होगा, तो एविडेंस तो बहुत सारे होंगे पर हमें देखना है बेस्ट एविडेंस कौन सा है सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को। तो मेरे हिसाब से परचेज में अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो सबसे अच्छा एविडेंस होगा परचेज इनवॉइस, कि परचेज इनवॉइस मिले भैया वो दिखाओ हमें, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वो स्टेप्स लगाओ जो यूजफुल हो एक पर्पस को मीट करने के लिए। प्रोग्राम के अंदर ये भी चीजों का ध्यान रखना, एरर्स का ध्यान रखना, ये ध्यान देना कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है हर एरिया के, ठीक है। और साथ में प्रोग्राम ऐसा बनाना कि जिससे ना आपके जो असिस्टेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी मिले कि इस तरह से काम करिए। और लास्ट में भाई जब प्रोग्राम बना रहे हो इस तरह बनाओ कि जो रिलेटेड आइटम्स है आपस में वो इकट्ठी चेक हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सैलरी चेक करते करते ईएसआई, पीएफ, वो सारी चीजें भी साथ में ही चेक कर लीजिए। ये नहीं कि बार बार आपको सैलरी रजिस्टर उठाना पड़े, सैलरी एक बार चेक करी, ईएसआई अलग से चेक करा, पीएफ अलग से चेक करा, तो जो चीजें इकट्ठी आपकी चेक हो सकती हैं वो उनको कोऑर्डिनेट करके चलिए प्रोग्राम के अंदर। तो ये आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे, चैप्टर 3 पे आगे जी। अब हम सीए रारा, एक उसे पता लगता है कि बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड टू द बिजनेस साइकिल ऑफ एन एंटिटी, जो उसे अगर पहले पता होती रिपोर्ट इशू होने से पहले तो पर उसे पता लगी ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद। और अगर उसे पहले पता होती तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अलग होती क्लाइंट की, और ऑडिटर को भी या फिर अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ती। ये ना बेसिकली एक ऐसे पढ़ा था हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ठीक है, 560 ऐसे। तो उसमें हम ये बोलते थे कि अगर कुछ फैक्ट्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आपके सामने आते हैं तो उन फैक्ट्स को लेके आपको आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब ऑडिटर कह रहा है मैं इस पे एडिशनल प्रोसीजर लगाना चाहता हूँ। एज एन ऑडिटर आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। अब देखो क्वेश्चन पहले पूरा माहौल बना के ना एंड में सिर्फ ये पूछ रहा है कि बता दो किन चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करना है इन चीजों को लेके, ठीक है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है तो पूरा आपको ज्ञान लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर में देखिए ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट, सिर्फ ये चीजें डॉक्यूमेंट करनी है आपने। अब ये आंसर भी ऐसे 230 का है क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ। ये ऐसे 560 का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे 230 का रिक्वायरमेंट है कि अगर ऐसी कुछ चीजें आती हैं तो आपको 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। पहली चीज क्या है सुनिएगा, एक तो क्या सर्कमस्टांस एनकाउंटर हुए, फिर आपने नए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करे और आपको क्या एविडेंस ऑब्टेन हुए और क्या कंक्लूजन रीच करी और इससे क्या रिपोर्ट पे इफेक्ट आया। ये तो वही है ना हमारा जो सारा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर लगाए, उससे क्या एविडेंस मिला, उससे क्या कंक्लूजन रीच करी और उसका क्या इफेक्ट आया रिपोर्ट पे अल्टीमेटली, ठीक है। तो वही पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट क्या है भाई, ये जो चेंजेस आई आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसको कब रिव्यू करा गया, कब बनाया गया और किसने बनाया किसने रिव्यू करा। तो ये सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना होता है एज पर एसए नंबर 230, ठीक है। तो इस भी आंसर को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर बी कहता है जो ऑडिटर होता है उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी बनानी चाहिए जो सफिशिएंट हो। किसके लिए सफिशिएंट हो, एक एक्सपीरियंस ऑडिटर के लिए, जिससे कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन है, जिसका चाहे ये ऑडिट नहीं कर रहा जो आप कर रहे हो पर उसका वैसे ऑडिट फील्ड में बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखते ही उसको ये समझ में आ जाए कि आपको कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर मिले ऑडिट के। बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी दमदार हो कि उसको सिग्निफिकेंट मैटर देखते ही समझ में आ जाए कि आपको ऑडिट में क्या क्या अच्छा अच्छा मिला है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझानी है विद द एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। तो पहले तो देखो स्टेटमेंट समझाई होगी कि बेटा ऐसी डॉक्यूमेंटेशन बनाओ कि एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका इस ऑडिट से कोई कनेक्शन नहीं है चाहे,
लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखते ही उसको सिग्निफिकेंट मैटर समझ में आने शुरू हो जाए, और आपने क्या कंक्लूजन्स रीच करी और आपने क्या प्रोफेशनल जजमेंट्स लगाई, सब समझ में आया आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखकर। और जब आपने कोई मैटर देखना होता है कि कुछ सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारा ऐसे बोलता है कि आपको ना फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल जो सिग्निफिकेंट मैटर के निकल के आते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स जिससे सिग्निफिकेंट रिस्क आ रहा है, तो जिससे भी ऐसा रिस्क आ रहा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो मैटर एक सिग्निफिकेंट मैटर है। दूसरा, भाई आपने जो प्रोसीजर लगाए उससे आपको पता लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, तो भाई ये तो सिग्निफिकेंट मैटर है। या आपको लग रहा है कि जो आपने रिस्क पहले असेस किया था, प्रोसीजर लगा के आपको लग रहा है उस रिस्क को रीअसेस करना पड़ेगा और अपने रिस्पॉन्सेज को भी वो करना पड़ेगा रिवाइज। तो इस तरह की चीजें भी अगर आपके सामने आ रही हैं तो ये मैटर सिग्निफिकेंट है। फिर अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांस है जिससे आपको डिफिकल्टी आ रही है बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स लगाने में, मे बी वो आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, मे बी आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं। या कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आपके सामने आ रही हैं जिससे आपको लगता है अपनी ओपिनियन को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, या आपको अपनी रिपोर्ट में ईओएम पैरा मेंशन करना पड़ेगा, ईओएम सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन है मैटर, पर आप उसे यूजर्स को एम्फसाइज करके दे रहे हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो इस तरह के मैटर्स को सिग्निफिकेंट मैटर्स माना जाता है। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो इसको एज इट इज आपको याद करना है। सिग्निफिकेंट रिस्क वाले, या जिससे आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट चेंज हो रहा है, या फिर जिससे आपको लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं एफएस के अंदर, या डिफिकल्टीज आ रही हैं या मॉडिफिकेशन आ रही है ओपिनियन के अंदर, है ईओएम वगैरह आपको एंटर करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, the auditor is called upon to assess the actualities of the situation, review the statement of account and give an expert opinion about the truth and fairness of the accounts। बिल्कुल ठीक है, हम सिचुएशन देखते हैं सारी, आके रिव्यू करते हैं अकाउंट्स को, ओपिनियन देते हैं आके अल्टीमेटली। दिस ही कैनॉट डू अनलेस ही हैज एग्जामिन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली। अब देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक जनरल सा ही आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ यार बिल्कुल ठीक तो कह रहे हो आप, तो पहले तो क्वेश्चन सी लाइन उठा ली। आगे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या होता है, कि आपको क्रिटिकली चीजों को एग्जामिन करना है, स्क्रूटनाइज करना है, आप कहीं भी नेग्लिजेंट नहीं हो सकते, आप रेकलेस नहीं हो सकते, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं और आपकी स्टैंडिंग और प्रेस्टीज पे भी सवाल उठेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें नॉर्मल से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इस आंसर को पढ़ लीजिएगा। ऑडिट एविडेंस वगैरह भी लेने होते हैं, ऐसे 500 बोलता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रोसीजर ऐसे परफॉर्म करें जिससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन हो। ठीक है, बी पार्ट, मान्या टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर है बेडशीट्स की और क्लोथ्स वगैरह और हैंडलूम आइटम्स बनाती है पानीपत में। ऑडिटर्स को डाउट है कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिलायबल नहीं है जो उनको एविडेंस की तरह मिल रही है, और ऑडिटर्स को ऑब्जर्व हुआ है कि उनको इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है अलग अलग जगहों से या अलग अलग नेचर से। आपको ये बताना है कि आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। देखो बेटा, जहां भी आपको डाउट आता है वहां पे आपको एडिशनल प्रोसीजर लगाने होते हैं, अपने आप को और सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो अगर डाउट्स आते हैं, इनकंसिस्टेंसी आती है, तो आपको देखना है अपने प्रोसीजर्स में क्या एडिशंस या मॉडिफिकेशंस लेके आनी है जिससे कि आप मैटर को रिजॉल्व करो, जैसे मर्जी करो, मैटर रिजॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो आपकी आपकी अल्टीमेटली ओपिनियन मॉडिफाई होगी, आपकी अल्टीमेटली ओपिनियन मॉडिफाई होगी। सवाल नंबर 8, भाई जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता था ऐसे 505 वाला, नॉर्मली तो हम इनको ना लगाते हैं अकाउंट बैलेंसेस और उनके एलिमेंट्स के अंदर, पर लेकिन ये सिर्फ इन आइटम्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है। ठीक है, तो बैंक बैलेंसेस अकाउंट रिसीवेबल के अलावा और कौन सी सिचुएशन है जहां पे आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन अच्छे एविडेंसेस प्रोवाइड करता है? तो बहुत सारे आंसर लिखे हुए हैं इन्होंने। इन्वेंट्रीज हो गया, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स जो लॉयर्स वगैरह के पास पड़ी हैं, आप उनकी कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट्स कोई पड़ी हुई है सेफ कीपिंग वगैरह के लिए तो उसकी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो थर्ड पार्टी से। अगर कोई अमाउंट ड्यू टू लेंडर्स है आप उसकी कंफर्मेशन ले सकते हो लेंडर से। अगर कोई अकाउंट पेबल की बैलेंसेज है या टर्म्स है उसकी कि टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर भी अगर आपको कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। तो बहुत सारी जगहों पे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। चैप्टर 4 टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। आपको ध्यान होगा ऐसे 315 में कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें कंपोनेंट होता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स होता क्या, डिफाइन कर दो, और नीचे 3 क्वेश्चन और पूछे हैं। एक कि ये कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस असेस करने में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, दूसरा, 1 सेकेंड, दूसरा भाई मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स कैसे कंप्लीश करती है, और तीसरा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में क्या क्या आता है। एक तो मैं आपको यहाँ चीज क्लियर कर दूं, ये जो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स है सुनने में ऐसा लगता है कि ऑडिटर कंट्रोल्स को मॉनिटर कर रहा है, ऐसा नहीं है।
ऑडिटर की मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स नहीं है ये। मैंने अभी बोला आपको ये इंटरनल कंट्रोल का ही कंपोनेंट है, तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स भी मैनेजमेंट का ही ये पार्ट है, कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये फिर मैं कह रहा हूं ये ऑडिटर नहीं करता, ये सब मैनेजमेंट का ही सारा एक प्रोसेस है। तो एक तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को ना टाइमली पता लगता रहता है कि कौन से कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं चल रहे, कौन से ठीक चल रहे हैं, और वो टाइमली उनको ठीक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये कैसे करता है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स कैसे अकम्प्लिश होता है। ठीक है, एक तो ऑन गोइंग एक्टिविटीज, यानी जो एक्टिविटीज डे टू डे चल रही हैं उसी में हम एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि एक का काम दूसरा आदमी चेक करे, तो कहीं अगर दिक्कतें आ रही हैं वो साथ साथ चेक होता रहे। या फिर सेपरेट इवैल्यूएशंस, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों बड़ी याद करने हैं आपको कि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स एक तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज, एक सेपरेट इवैल्यूएशंस, और एक दोनों के कॉम्बिनेशन से। सेपरेट इवैल्यूएशंस क्या होती है कि आपने डे टू डे का पार्ट नहीं बनाया, लेकिन कुछ देर बाद आके इवैल्यूएट कर लिया कि क्या कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या आप दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लो कि ऑनगोइंग एक्टिविटीज में मॉनिटरिंग हो और साथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद सेपरेट इवैल्यूएशंस भी होती रहे। तो इस तरह से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स होती है। ठीक है, और क्या क्या आता है इसके अंदर भाई, आप इंफॉर्मेशन इसमें यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल पार्टी से भी कोई कम्युनिकेट हुई, जैसे मान लो अगर किसी मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं या रेगुलेटर नेगेटिव कमेंट दे रहा है आपके ऊपर, भाई बैंक्स में आरबीआई नेगेटिव बोल रहा है, इंश्योरेंस में आईआरडीए नेगेटिव बोल रहा है, लिस्टेड कंपनी में सेबी नेगेटिव बोल रहा है आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं कुछ डिफॉल्ट्स, कुछ दिक्कतें चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि इस इंफॉर्मेशन से भी हमें पता लगता है कि हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें ठीक करना चाहिए। तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स की एक्टिविटीज में ये सब चीजें आती हैं। बी पार्ट कहता कुछ मैटर्स एक्सप्लेन करो जिससे हमें ये पता लगता है कि ऑडिटर का जजमेंट कैसे निकलेगा, अभी फैक्टर्स पता लगे उससे कि क्या एक कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। देखो आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों तरह के कंट्रोल सिस्टम बनाए होते हैं, पर हर कंट्रोल जरूरी नहीं है ऑडिट के लिए मतलब रेलिवेंट हो। तो उसके लिए बता रहा है कुछ फैक्टर्स कि कौन से ऐसे कंट्रोल होंगे जो इंडिविजुअली या कुछ और के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे लिए ऑडिट में रेलिवेंट है। तो एक तो मटेरियलिटी, सोचो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो इमटेरियल आइटम्स हैं शायद उससे रिलेटेड जो कंट्रोल बना भी रखे हैं, शायद वो हमारे रेलिवेंट के लिए, हमारे ऑडिट के लिए इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं भी है। या रिलेटेड रिस्क कितना है, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है किसी आइटम को लेके तो उसके कंट्रोल हमारे लिए रेलिवेंट होंगे। एंटिटी का साइज कैसा वो भी हमें देखना पड़ता है, तो जब एंटिटी का साइज बहुत बड़ा होता है तो कुछ कंट्रोल्स हो सकता है तो छोटे मोटे हों, शायद हमारे लिए इतने रेलिवेंट ना हो। फिर नेचर क्या है एंटिटी का, या एंटिटी के ऑपरेशंस कैसे हैं, कितने डाइवर्स हैं। जैसे ऑपरेशंस होंगे वैसे सिस्टम होंगे, वैसे कंट्रोल सिस्टम होंगे, वैसे हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सिस्टम हमारे लिए ऑडिट के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब जो लॉ नहीं बोल दिया चीजें चेक करनी है वो तो हमें चेक करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, और पढ़ लेना आप ये कि स्पेसिफिक कंट्रोल कितना वो है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से कितना रिलेटेड है, सिस्टम्स की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो ये कोई भी 9 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 से ज्यादा मत याद करना। सारे सारे बैठ के याद करोगे, आपको तो करना ही है, टिकिंग करनी है बस। मेन मेन पॉइंट याद करो, इवन मेन बुक में से भी सारे सारे पॉइंट याद नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग जब मेन क्लासेस कवर करते हैं तब भी यही बात बोलते हैं कि सारे सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 10 कहता है जो इंटरनल कंट्रोल्स का रिव्यू होता है, इट विल इनेबल द ऑडिटर टू नो द एरियाज जहां कंट्रोल वीक है, एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स। तो ये बहुत लंबा सा आंसर है, बहुत सारे पॉइंट है पर बहुत सिंपल है। इसमें भी मैं यही कहूंगा कि रिव्यू के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और एरर फ्रॉड पता लग जाते हैं आपको। आपको ये पता लगता है कंट्रोल यूज में है कि नहीं ठीक से, इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कंट्रोल ठीक से एसेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। तो इनमें 11 में से कोई भी 5 टिक करके इजी इजी आप इसको याद कर लीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सारे, सारे स्टडी मटेरियल की जो लैंग्वेज है उसी पे बेस्ड है, हमने ऑलरेडी नोट्स में सारे कवर करे हुए हैं। चैप्टर 5 फ्रॉडी फ्रॉडी, यहाँ एक वर्ड पढ़ते थे हम FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ना बेसिकली ये होता था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, अकाउंट्स बनाते हो या मैनिपुलेशंस करते हो, आप गलत चीजें रिपोर्ट करते हो। और ये हमने पढ़ा था जो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है ये सब चीजें गलत गलत करती है, तो इसके लिए मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है। ठीक है, जो वैसे लगता है कि हमें ठीक से चल रहे हैं पर वैसे वो ओवरराइड करे होते हैं। तो आपको टेक्निक्स बतानी है जिस जिससे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करती है, या आप ये कह लो जिस जिससे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करके फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है। ठीक है, यानी गलत मतलब रिपोर्ट बनाती है। तो किस तरह की टेक्निक्स हैं,
जाली जर्नल एंट्रीज डाल देना पर्टिकुलरली ईयर एंड के पास आके, जिससे चीजें मैनिपुलेट हो, रिजल्ट्स वगैरह मैनिपुलेट हो। गलत अजम्पशंस लेना, जजमेंट्स को चेंज कर देना जिससे बैलेंसेस की वैल्यू वगैरह चेंज हो जाए, एस्टिमेशंस चेंज हो जाए। जो रिकॉग्निशन है किसी आइटम की या ट्रांजैक्शन की, कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए कुछ चीजें ओमिट कर देना, कुछ चीजें मान लो खर्चे ओमिट कर दिए बुक करने से, रेवेन्यू पहले ही बुक कर दिया, चीजें जान के गलत अजम्पशंस वगैरह लेके आप इन चीजों को गलत मलत रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। फैक्ट्स को गलत डिस्क्लोज करना या कंसील करना या डिस्क्लोज ही ना करना, ठीक है। या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स में आना कि भैया 10 एंटिटीज बना दी, इसने उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया, किसी ने किसको, समझ ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ से गोल गोल घूम रहा है। या रिकॉर्ड्स को और टर्म्स को ऑल्टर कर दिया, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स एंटर कर ली, उससे ऑल्टर रिकॉर्ड्स वगैरह उसको ऑल्टर कर लिए, तो ये आंसर आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 12, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जिससे आपको इंडिकेट होता है कि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑडिटर और मैनेजमेंट के अंदर जो रिलेशन है ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यानी अगर ऑडिटर के साथ ठीक से वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक से वो कोऑर्डिनेट नहीं करके चल रहे हैं ऑडिटर के साथ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ दाल में काला हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि मान लो जो भी रिकॉर्ड आप उससे मांगते हो वो उसको डिनाई कर देते हैं, आप पे प्रेशर डाल रहे हैं जल्दी करो मैटर रिजॉल्व करो, खत्म करो, ठीक है। मैनेजमेंट कंप्लेंट कर रही है बार बार ऑडिट ठीक से नहीं हो रहा, या टीम मेंबर्स को लेके कंप्लेंट कर रही है, यानी वो उसके रवैये से खुश नहीं है मैनेजमेंट, क्योंकि पता है ना जब गलतियां मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो खुंदक में आ रहे हैं, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन मांगते हो वो डिले करते हैं, आप उनसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स मांगते हो टेस्टिंग के लिए, वो आपको कोऑर्डिनेट नहीं कोऑपरेट नहीं करते आपसे, ठीक है। आप आईटी ऑपरेशंस का एक्सेस मांगते हो वो आपको डिनाई करते हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे पॉइंट है, 5-6 टिक करके आप इनको याद कर लेना जो आपको इजी लगे। मैं फिर कह रहा हूं मुश्किल पॉइंट याद मत करो ज्यादा, आप इजी वाले पॉइंट्स याद करो ताकि आपको रिटेन रहे और वहां पे लिखे जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर 6, आपको ये बताना है कि कंपनी का जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा बुक का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अभी तक बुक के थे सीधे सीधे, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं वो, पर्पस क्या है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल यानी ऑपरेशनल डेटा भी वो उसके अंदर रखते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल डेटा रखते हैं सिस्टम्स के अंदर, फिर लोकेशन क्या है सिस्टम्स की, तो ये सारा आर्किटेक्चर क्या यूज कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड है, वर्जन क्या यूज कर रहे हैं, इन हाउस है या पैकेज्ड है, आउटसोर्स करा हुआ है या खुद की एक्टिविटीज हैं, उनके की पर्संस कौन से आईटी वाले, ये सब चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जहां पे आईटी इन्वायरमेंट होता है कंट्रोल्स के अंदर, वहां रिस्क क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या रिस्क होते हैं भाई, एक तो आप ऐसे प्रोग्राम्स पर रिलाई कर रहे हो जो ठीक से प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, या डेटा इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहे हैं, या इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, या इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा की, दोनों ही पॉइंट है। फिर आपको जो डेटा का एक्सेस है वो अनऑथराइज है, डेटा कोई भी चेंज करी जा रहा है, कोई भी ऑल्टर करी जा रहा है, ठीक है। फिर आईटी पर्सोनल को सारा एक्सेस है वो कुछ भी करी जा रहा है उसके अंदर, क्या नाम है सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो नहीं पा रही, जो आईटी पर्सोनल है उसके पास तो सारा ही एक्सेस है। फिर मास्टर फाइल्स में डेटा चेंज हो जा रहा है, सिस्टम्स के अंदर डेटा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और जब चेंजेस होनी है वो चेंजेस हो नहीं रही हैं, फेलियर टू मेक चेंजेस, लॉस ऑफ डेटा हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने मेन क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से कवर करे हुए हैं, ठीक है। फटाफट से करेंगे अभी हम कवर। क्वेश्चन नंबर 15, आपको ऑडिट सैंपलिंग का मीनिंग बताना है ऐसे 530 का, और साथ में आपको बताना है कि ऑडिट सैंपलिंग से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सैंपल डिजाइन की, सैंपल साइज की और सिलेक्शन की। बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है ये भी इनका। तो ऑडिट सैंपलिंग क्या होता है, जब आप अपने प्रोसीजर लगाते हो लेस देन 100% आइटम्स पे, और कंक्लूजन लेना चाहते हो आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन का, और सारे यूनिट्स जो होते हैं सैंपलिंग यूनिट्स जो होते हैं उसका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रखते हो आप, ताकि रीजनेबल बेसिस मिले आपको कंक्लूड करने का। तो 3 चीजों पे देखो आंसर क्या लिख के आना है। सैंपल डिजाइन में तो ना बस ये लिख के आना है कि आप ऐसा डिजाइनिंग करो अपने सैंपल का कि भाई प्रोसीजर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने जिसमें से पॉपुलेशन में से उठाना है, वो उसमें आपको पर्पस क्लियर हो कि बेसिकली आपका पर्पस क्या है इसमें लगाने का। द ऑडिटर शैल कंसिडर द पर्पस ऑफ प्रोसीजर, यानी जब आप कोई सैंपलिंग लगा रहे हो कहीं पे तो डिजाइनिंग ऐसे करिए सैंपल डिजाइन की कि जो पर्पस है आपके प्रोसीजर का और जो पॉपुलेशन के कैरेक्टर हैं वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी माइंड में, ठीक है। दूसरा, सैंपल साइज इतना रखिए कि जो आपका सैंपलिंग रिस्क है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे ले आओ, आप जीरो तो कर नहीं सकते, बस लो लेवल पे लेके आना है। और सिलेक्शन ऑफ आइटम्स को लेके हमारा ऐसे ये बोलता है कि आप आइटम्स को इस तरह सिलेक्ट कीजिए कि सबका इक्वल चांस हो सिलेक्शन का, यानी सबका सिलेक्शन का चांस हो। अगर कुछ आइटम सिलेक्ट ही नहीं होगी तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे सैंपलिंग के बेस पे।
तो ये सारी ऐसे की ही लैंग्वेज है, कोशिश कीजिएगा जितना हो सके इसी लैंग्वेज को फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भाई ये घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन, मेथड का नाम नहीं बताया, कहता है ये मेथड वहां अप्रोप्रिएट होता है जहां पॉपुलेशन टू बी सैंपल्ड, यानी जहां सैंपलिंग करनी है आपको, इट कंसिस्ट ऑफ रीजनेबली सिमिलर यूनिट्स, और एक रीजनेबल रेंज के अंदर है, और ये होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए अच्छा है जिसमें सिमिलर रेंज हो। देखो, एक हम रैंडम सैंपल करते थे, हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड में तो ये होता था हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती थी, फिर हम उसे होमोजीनियस के स्ट्रैटम्स में कन्वर्ट करते थे। लेकिन अगर पहले ही होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो एक तरह की आइटम्स है सारी और एक ही रेंज में फॉल कर रही हैं, तो सबसे अच्छा मेथड है सिंपल रैंडम, यानी आप सिंपली कोई भी रैंडम नंबर उठा के आप उसके बेस पे आप सैंपलिंग कर दो, ठीक है। और वो नंबर चाहे आप टेबल से उठाओ, चाहे कंप्यूटर से पिक करो, चाहे सेल फोन से क्लिक करो या सेल फोन से नंबर निकालो, और फिर उस आइटम को यूज कर, उस आइटम को चेक करना शुरू कर दो। तो ये इसमें इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन होता है, तो ये बड़ा अच्छा मेथड रहता है, ठीक है। तो ये वही लाइन है जो क्वेश्चन में पूछी हुई थी, लास्ट में वही लाइन आपके आंसर में दी हुई है। सवाल नंबर 17, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का चैप्टर का क्वेश्चन है। भाई आपको वो एस्पेक्ट्स बताने हैं टू बी कंसीडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ईदर अलोन, आपको ध्यान होगा सैप्स अकेले भी लग जाते हैं, या इन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल, यानी कि वाउचिंग, वेरिफिकेशन, उसके साथ भी आप ये लगा सकते हो, इन अकॉर्डेंस विद एसए 330। एसए 330 होता था रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क्स। तो आपको ये एस्पेक्ट्स बताने हैं कि भैया जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं या परफॉर्म करने हैं तो किन चीजों के आपको पता होना चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स का बारे में आपको ध्यान देना है। पहला, सबसे पहले तो सूटेबिलिटी देखो कि जो सैप आप लगाना चाह रहे हो क्या वो एजर्शन के लिए ठीक भी रहेगा, यानी जो चीज आप चेक करना चाह रहे हो क्या उसके लिए वो सूटेबल भी है, सैप जो मेथड है। फिर भाई आपको पता है ना सैप्स में क्या करना होता है कि एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी होती है कि ये इतनी का आनी चाहिए, और फिर आप देखते हो कि इसके हिसाब से उतना आ रहा है डाटा के नहीं आ रहा। तो ऑडिटर जो एक्सपेक्टेशन बनाएगा उसको किस डेटा से बनाएगा, कोई रेशियो निकालनी है, कोई परसेंटेज निकालनी है, तो किसी डेटा से निकालोगे ना, दैट डेटा शुड बी रिलायबल। ये आपका दूसरा पॉइंट है। फिर अगर डेटा रिलायबल है फिर आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हो रेशियोज का, अमाउंट्स का, और फिर देखते हो कि इसी हिसाब से क्या रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर देखते हो अगर कोई डिफरेंस है, भाई जो आपने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी और जो रिकॉर्डेड अमाउंट है अगर उनमें डिफरेंस है, फिर आपको ये भी सोचना पड़ता है कि कितना डिफरेंस ऐसा है जिसके ऊपर मैं तहकीकात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ फिर तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-21 का डिफरेंस है तो मुझे वो भी एक रेंज बनानी चाहिए दैट इज एक्सेप्टेबल, कि अगर ये डिफरेंस आ भी रहा है तो आई वोंट इन्वेस्टिगेट। ये फोर्थ पॉइंट है। सवाल नंबर 18, आपको एग्जाम्पल देने हैं the factors that are relevant when determining whether the data is reliable for the purpose of designing SAPs। जो भी हमने किया था ना कि SAPs को लगाते हुए हमें देखना होता है कि डेटा रिलायबल होना चाहिए, उसके एग्जांपल दो। भाई रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो होती है वो ना सोर्स और नेचर पे डिपेंड करती है और सर्कमस्टांस पे डिपेंड करती है। जैसे सोर्स मतलब अगर बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है एक्सटर्नल पार्टी से तो हो सकता है ज्यादा रिलायबल हो, और नेचर मतलब रिटर्न फॉर्म में होगी तो ज्यादा रिलायबल होगी, नॉर्मली ऐसा माना जाता है। बट स्टिल थोड़े एग्जांपल और दे रखे हैं। सोर्स जैसे मोर रिलायबल जब इंडिपेंडेंट सोर्स से आ रही है। कंपेरेबिलिटी, भाई अगर ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा है उसे हो सकता है आपको उस एंटिटी के साथ सप्लीमेंट करना पड़े, यानी अगर मान लो हम फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी हो सकता है बेवरेजेस के अंदर बहुत सारे प्लेयर हो, तो बेवरेजेस इंडस्ट्री के प्लेयर से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आएगी वो ज्यादा रिलायबल होगी। अगर आप बेवरेजेस इंडस्ट्री के प्लेयर के बारे में अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप करना चाहते हो तो बेटर है ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा में नहीं, आप उसके अंदर भी स्पेसिफिक प्लेयर का डेटा इकट्ठा करें तो ज्यादा अच्छा है। फिर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे बजट्स वगैरह कैसे स्टैब्लिश हुए हैं। भाई अगर बजट्स रिलायबल होंगे तो जाहिर सी बात है कि बजट्स को बेस लेकर अगर आपको एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे तो कहीं ना कहीं वो रिलायबल डेटा होगा अगर बजट्स रियलिस्टिक थे। और भाई जो इन्फॉर्मेशन आपको पेश करी गई है उससे रिलेटेड कंट्रोल कैसे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन जो पेश करी गई है जिसके बेस पे आप एक्सपेक्टेशंस डेवलप करोगे सैप्स के लिए, अगर वो अच्छे से तैयार हुई है, ठीक है, अच्छे से रिव्यू हुई है, अच्छे से मेंटेन हुई है, तो फिर वो डेटा रिलायबल रहेगा आपके लिए। सवाल नंबर 19, इसमें तो असर्शंस पूछी हुई हैं, ठीक है, कि नीचे आप ये प्रोसीजर लगाना चाहते हो इन आइटम्स पे तो आपको बताना है इस पे क्या असर्शन लग रही है। जैसे पहला पॉइंट है ईयर एंड इन्वेंटरी वेरिफिकेशन, तो आपको याद होगा एसेट्स के अंदर आप एग्जिस्टेंस चेक करते थे, ओनरशिप चेक करते थे, वैल्यूएशन चेक करते थे, इस तरह की चीजें थी। तो अगर आप इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहे हो ना, इन्वेंट्री का सबसे अच्छा पॉइंट है एग्जिस्टेंस का,
कि हाँ इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, ये हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का इन्वेंट्री दिखाना इस चीज की असर्शन है कि यस इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपको इंश्योर करना होता है कि क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर भी रही है जितनी वो दिखा रहे हैं। दूसरा, डेप्रिसिएशन ठीक से चार्ज हुई है, उनकी तरफ से तो असर्शन है कि डेप्रिसिएशन हमने ठीक से निकाली है, तो आपकी वैल्यूएशन असर्शन है कि यानी जो एसेट्स वगैरह की वैल्यूएशन है वो ठीक से करी हुई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एसेट का वैल्यूएशन ही तो होगा, क्योंकि डेप लेस करके एसेट की वैल्यू आएगी। थर्ड पॉइंट, भाई जो टाइटल डीड्स हैं, जो बैलेंस शीट में लैंड वगैरह दिखा रखा है उसका टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है। यहाँ पे ना आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का एक एजर्शन होता था कि जो एसेट है वो राइट है, ये हमारी एजर्शन है मैनेजमेंट की, और जो लाइबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है। तो टाइटल डीड देखकर आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या लैंड वगैरह हमारा राइट है कि नहीं है हमारे क्लाइंट का, ऑल लाइबिलिटीज आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, ये आप कंप्लीटनेस चेक करना चाह रहे हो कि क्या सारी लाइबिलिटीज ठीक हैं और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को ठीक से शो कर रखा है। ये प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड आपके असर्शंस बनेंगे, यानी कि रिलेटेड पार्टीज को लेकर जितने भी काउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरा कर रहा है हमारा क्लाइंट के नहीं कर रहा, ये हमें देखना चाहिए। तो ये था सवाल नंबर 19। आते हैं सवाल नंबर 20 पे। भाई पीके प्राइवेट लिमिटेड है मुरादाबाद में, जो एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रासवेयर गुड्स का, और कंपनी का ह्यूज एक्सपोर्ट रिसीवेबल है, यानी बहुत सारे डेटर्स खड़े हैं एक्सपोर्ट वाले, और एनालाइज करा गया है कि छोटी छोटी शिपमेंट्स रोज जाती हैं, डिस्पैच होती हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको कुछ प्रोसीजर लगाने हैं जिससे आप ये पता करो कि जो एक्सपोर्ट के रिसीवेबल दिखाए हुए हैं क्या वो कंप्लीट हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सपोर्ट ट्रेड रिसीवेबल कुछ रह ही गए। तो आप क्या चीजों का ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा कट ऑफ। कट ऑफ आपको ध्यान होगा क्या होता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब आप नेक्स्ट पीरियड में जा रहे हो, जो 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 ट्रांजेक्शन नेक्स्ट पीरियड की हैं वो नेक्स्ट पीरियड में दिखें, और जो ट्रांजेक्शन इस पीरियड की हैं वो इस पीरियड में दिखें। तो कट ऑफ लगाना मैनेजमेंट का ही काम होता है, वो मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि कट ऑफ वगैरह ठीक से लगा कि नहीं लगा, और इस साल के बैलेंसेस इस साल में दिख रहे हैं, अगले साल वाले अगले साल में दिखेंगे, तो कोई भी अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोसीजर क्या लगाए ऑडिटर, सुनना, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। पहला ये है कि भैया एक तो जितने भी इनवॉइस फ्यू डेज में लगे हैं, खासकर 31 मार्च से पहले पहले, वो देख लेना कि गुड्स एक्चुअली डिस्पैच हुए भी हैं। ऐसा तो नहीं कि वो इन्वेंट्री में भी पड़े हैं और हमने सेल में भी दिखा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। अगर वो सेल में दिखाए हैं तो उन्हें इन्वेंट्री से हटना होगा, यानी इन्वेंट्री से डिस्पैच में चले गए होंगे, ठीक है, इन्वेंट्री में ना पड़े हों। दूसरा, स्टॉक रिकॉर्ड्स चेक करो, ई वे बिल चेक करो, तो जीएसटी में ई वे बिल है, ट्रांसपोर्टर का रिसीट मांगो, देखो जिससे पता लगे कि गुड्स का एक्चुअल मूवमेंट हुआ है, जिससे आपको पता लगे कि आपने सिर्फ उन्हीं चीजों का रेवेन्यू बुक करा है, सेल बुक करी है, रिसीवेबल दिखाया है, जिनका सामान एक्चुअल में आपने डिलीवर कर दिया है, ठीक है। हालांकि देखो ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में कि जो सामान मूव हो गया सिर्फ उसी की आप सेल दिखाते हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि सामान पड़ा आपके पास है लेकिन आपने एज अ बेली रखा हुआ है, यानी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है बायर के पास, वैसे केस में भी आप सेल दिखा सकते हो। बट जनरली हम ये बोलते हैं कि जिसका सेल हम दिखा रहे हैं वो सामान हमारे यहाँ से डिस्पैच हो गया हो, तो आपको इंश्योर करना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए टेस्ट चेक बेसिस। टेस्ट चेक क्या होता है कि भैया सैंपलिंग कर लो कि जितने भी गुड्स इनवॉइस हुए हैं क्या उनको रिसीवेबल में दिखा दिया है, यानी जितने भी डिस्पैच हो गए, जितने भी इनवॉइस हो गए, क्या हमने उसको बुक कर लिया है सेल के अंदर। इंश्योर करो कोई भी गुड्स ऐसा ना हो जो रिसीवेबल में दिखा दिया हो लेकिन डिस्पैच बाद में हुआ हो। ई वे बिल्स वगैरह से देखो कब डिस्पैच हुआ है, उसे ट्रैक करो थोड़ा सा कि जिसकी सेल दिखा रहे हो क्या वो डिस्पैच हो चुका। फिर इनवॉइस को डिस्पैच डिटेल से आप मैच करो, वही हो गया ना कि जो इनवॉइस है बताओ जी ये सामान आपने इनवॉइस कर दिया, क्या ये डिस्पैच हुआ भी है, वही पॉइंट थोड़े सिमिलर तरह के लिखे हुए हैं। फिर रिसीवेबल का जो रिपोर्ट बना होगा उसके अंदर जो इनवॉइसेस आ रहे होंगे उसकी बैठ के एजिंग रिपोर्ट देखो, कितने पुराने हैं कितने नए हैं, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन देखो, नाम वगैरह सही है, डेट सही है, बिल सही है, अमाउंट सही है, वो सब चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी चाहिए, जिससे आपको ये इंश्योर होगा कि हाँ जो ट्रेड रिसीवेबल वगैरह आ रहे हैं खासकर एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो सारे सही आ रहे हैं और वो कंप्लीट हैं पूरी तरह से। यही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही चेक करोगे और क्या, बिलिंग्स चेक करोगे, डिस्पैच चेक करोगे, अमाउंट चेक करोगे, वो सब चीजें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है कंपनी ऑडिट का, ठीक है। एक लिमिटेड कंपनी है जो शूज का बिजनेस कर रही है और पूरे इंडिया में उसका प्रेजेंस है, और आपको डिटेल दे रहा है लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, पिछले प्रीवियस ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनफैक्ट, ठीक है। और उसमें आपको बता रखा है
पेड अप कैपिटल कितना है, टर्नओवर कितनी है, आउटस्टैंडिंग लोन कितना है और आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितने हैं, सारे ईयर एंड की फिगर्स हैं, बस टर्नओवर फॉर द ईयर है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है कि नहीं करनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 21-22 में। ठीक है भाई, ऑडिट कमेटी बनानी है कि नहीं बनानी है, ये सेक्शन 177 में बता रखा है कि कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है। तो इसका आंसर सुनेगा, एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को तो ऑडिट कमेटी बनानी ही बनानी है विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, और इसके अलावा फॉलोइंग क्लासेस, अब देखो क्वेश्चन में पब्लिक कंपनी है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, XYZ लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी है, ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ और मोर। और ये ना सारा जो आपने देखना होता है वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो पिछले साल की जो भी लास्ट स्टेटमेंट जो ऑडिट हो चुकी है उसकी फिगर्स उठानी है आपने, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो देखिए जरा, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। ठीक है, और इन सब में ना और है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, जो पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ और मोर नहीं पूरा हो रहा। उसके बाद पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, तो हमारी टर्नओवर 98 करोड़ है, नहीं पूरा हो रहा। ठीक है, उसके बाद ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट, सबको एग्रीगेट कर लो, सबको एग्रीगेट कर लो, अगर ये 50 करोड़ और मोर है तो आप देख सकते हैं 25 + 26 दोनों को जोड़ के ही हो गया 51 करोड़। तो आप देख सकते हैं भाई प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी तो लिस्टेड कंपनी को, और ऊपर वाला क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लोन है, लोन 50 करोड़ वाला लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वो दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, पर क्योंकि लोन वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो इसलिए ऑडिट कमेटी का निर्माण इस कंपनी को करना पड़ेगा। सवाल नंबर 22, भाई एस प्राइवेट लिमिटेड है और इनका पेड अप शेयर कैपिटल है 49 करोड़ का, और बोरिंग्स फ्रॉम बैंक है 99 करोड़, और ऑडिट फर्म अपॉइंट करी गई है, और आपको एक टर्म के लिए अपॉइंट करा गया है ऑडिट फर्म पी एंड कंपनी को, और अपॉइंट करा गया 5 ईयर्स के लिए कंसेक्टिव। फर्म वाले केस में आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे ना रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, तो फर्म वाले केस में हमें ध्यान है कि भैया 2 टर्म्स हम 5 ईयर्स वाली रख सकते हैं, पर पहले हमें ये देखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या इस पर रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा भी। तो आइए देखते हैं 139(2) सेक्शन, ओपीसी और स्मॉल कंपनीज पे तो ये कॉन्सेप्ट होता नहीं था रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज अगर पब्लिक और उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उस पे लग जाता था रोटेशन ऑफ ऑडिटर। प्राइवेट कंपनीज अगर उनका शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है तो यहां कितना शेयर कैपिटल है चेक कीजिए, 49 करोड़। और बोरोइंग्स का जो पॉइंट था, ऑल कंपनीज, यहां अकेला कंपनीज है जिनका बोरोइंग 50 करोड़ और मोर है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं भाई बोरोइंग्स है 99 करोड़ बैंक्स का। ठीक है, किसका देखना होता है, बैंक्स या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ऐसे केस में 49 करोड़ वाला तो लिमिट वो नहीं पूरा हुआ 50 करोड़ वाला, पर 99 करोड़ वाला आपका पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म कैन बी मेड ओनली फॉर 1 टर्म एंड अनदर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो अभी तो पहली बार ही करा है ना, 1 टर्म के लिए करा है, तो अभी वैलिड होएगा, क्योंकि अभी क्या करा गया इन्होंने फॉर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स करा है, तो अभी तो पहली टर्म ही इनकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, आपको ये बताना है, ऐसे सर्कमस्टांस बताने हैं जहां रिटायरिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा कंपनी लॉ क्या बोलता है, एजीएम पे आप अपने रिटायरिंग ऑडिटर को ही रिअपॉइंट कर लो, अगर एक तो वो डिस्क्वालीफाइड ना हो। रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड वाला सेक्शन आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है भाई, उसने नोटिस नहीं दे रखा कंपनी को राइटिंग में कि वो रिअपॉइंट नहीं होना चाह रहा, अगर उसने नहीं नोटिस दे रखा कर दो उसको रिअपॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, एक स्पेशल रेजोल्यूशन ना पास हो गया हो कि भैया हम लोग किसी और को रिअपॉइंट करेंगे, या हमने ये एक्सप्रेसली बोल दिया कि हम उसको रिअपॉइंट नहीं करेंगे, या किसी और को अपॉइंट करेंगे या उसको रिअपॉइंट नहीं करेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, एजीएम पे कोई भी ऑडिटर ना अपॉइंट हुआ ना रिअपॉइंट हुआ और एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करने को तैयार है। तो अगर इन चारों में से कोई भी सर्कमस्टांस आपका बन रहा है, ठीक है, मतलब जब तक कोई ये नहीं बन रहा आप रीअपॉइंट कर सकते हो, यानी जहां वो डिस्क्वालीफाई हो गया रिपॉइंट नहीं हो सकता, जहां उसने राइटिंग में नोटिस दे दिया कि भाई मुझे नहीं पॉइंट होना रिपॉइंट होना, तो भैया नहीं हो सकता। तीसरा, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया कि हम किसी और को अपॉइंट करेंगे या उसको रिपॉइंट नहीं करेंगे, तो रिपॉइंट नहीं हो सकता। या जहां एजीएम पे कोई अपॉइंट या रिपॉइंट नहीं हुआ और एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो वहां भी वो रिपॉइंट नहीं होएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है ईओएम का। भाई
ईओएम मैटर्स बताइए कहाँ कहाँ पे एग्जांपल देने हैं। तो ईओएम होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, पर आप यूजर्स को अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हो, कोई अनसर्टेनिटी है फ्यूचर आउटकम को लेके, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जिससे प्रॉब्लम आ रही है, वो बता रखा है एफएस में, पर ये हो सकता है कि आप यूजर्स को नॉलेज में लेके आना चाहते हो, कोई नया एएस लेके आए हैं, कोई मेजर डिजास्टर हो गया है जिससे कि इम्पैक्ट आया है। तो इस तरह के बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो कहता वाइल ड्राफ्टिंग द ओपिनियन, आपको कौन से मैटर ओपिनियन सेक्शन में लिखने होते हैं। तो ये तो सीधे सीधा एसएस 700 का क्वेश्चन है कि भैया ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या आता है, किसका ऑडिट करा है ये बताना होता है, क्या ऑडिट करा है ये बताना होता है, टाइटल बताना होता है हर स्टेटमेंट का, एसपीएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ठीक है, समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और डेट ऑफ पीरियड कितना आपने कवर किया है, कितनी देर का आप ऑडिट कर रहे हो, ये सब आपको ओपिनियन सेक्शन में बताना होता है। छोटा सा क्वेश्चन है पर बच्चों के माइंड में नहीं होता है, तो एक बार प्लीज पढ़िएगा। अगला चैप्टर आता है जी बैंक ऑडिट। तो आपको ब्रांच ऑडिटर बनाया गया है नेशनलाइज्ड बैंक का, और ऑडिट के दौरान आपको पता लगा कि एडवांसेस जब आप ब्रांच के कर रहे थे वेरीफाई, आपको सब्सटैंशियल नंबर ऑफ अकाउंट्स मिले एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। तो इसका एमसीक्यू भी आया हुआ था आरटीपी के अंदर, ये एसएमए 0 1 2 इस तरह से। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स बेसिकली इसका क्या है, नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है। तो बड़ा अच्छा सा आंसर लिखा हुआ है कि एसएमए बेसिकली ना एक साइन है कि स्ट्रेस आ गया है, बेसिकली बोरोवर्स डिफॉल्ट करेंगे आगे। तो वार्निंग सिस्टम है एक तरह से कि क्योंकि अभी तक ये एनपीए नहीं हुए पर एनपीए होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये ना आप इस पे रेमेडियल एक्शन ले सकते हो जिससे कि आपका एनपीए ना हो। तो बैंक पहले ही अपने एक्शन ले सकता है जिससे कि आपके स्पेशल जो स्ट्रेस मेंशन अकाउंट है, स्पेशल मेंशन अकाउंट है, ये एनपीए में कन्वर्ट ना हो, आप पहले से अपना एक्शन वगैरह ले सकते हो। तो अच्छा आंसर है बी पार्ट। क्या था बच्चों, जब आप इंटरेस्ट इनकम वेरीफाई कर रहे थे कोई ब्रांच की और उसमें एडवांसेस थे कैश क्रेडिट सीसी लिमिट्स लार्ज बोरोवर्स का, ठीक है, और पता लगा कि 300 करोड़ के एडवांसेस दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग है ऑन द बैलेंस शीट डेट, और इसका एवरेज इंटरेस्ट रेट पूरे साल में रहा है 8%। तो आर्टिकल ने क्या करा, सीधा एक कैलकुलेशन मारी कि ठीक है भाई 300 करोड़ के कैश क्रेडिट्स हैं और 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मोटा मोटा 24 करोड़ का इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन जब उसने एसपीएल देखा, पीएनएल अकाउंट देखा, तो देखा सिर्फ 10 करोड़ का इंटरेस्ट आ रहा है। आपको ये बताना है कि ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, भाई आर्टिकल की कैलकुलेशन गलत कैसे होगी। तो इन्होंने दो आंसर दे रखे हैं, सुनेगा ध्यान से, कि एक तो ना जो ये कैश क्रेडिट लिमिट्स हैं 300 करोड़ की एडवांसेस जिसमें दिख रहा है, तो ये ना जरूरी नहीं है पूरे साल में 300 करोड़ यूज हुआ हो, ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये दे रखा है ये रनिंग अकाउंट्स हैं और यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है नीड्स पे। तो इंटरेस्ट जो होता है वो सिर्फ उतने पे होता है जितना फंड यूटिलाइज करा है बोरोवर ने। तो ऐसा हो सकता है कि भैया क्रेडिट लिमिट्स पूरा साल यूटिलाइज नहीं हुई हों, तो हो सकता है कि कभी कम पैसा कभी ज्यादा पैसा, तो जो उसने एंड वाली फिगर पे 300 करोड़ पे लगा दिया वो हो सकता है गलत हो। और दूसरा कहता है ऐसा भी हो सकता है कि जो मेजर पार्ट है ना 300 करोड़ में से, 300 करोड़ तो ईयर एंड पे दिख रहा है आपको, तो मेजर पार्ट हो सकता है ईयर के बिल्कुल लास्ट में आके यूज हुआ हो, तो उस पर थोड़ी फिर सारे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। आपने तो पूरे इंटरेस्ट पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, लेटर पार्ट में अगर वो हो रहा है तो लोअर इंटरेस्ट इनकम आएगी ऑब्वियसली। सवाल नंबर 27, भाई जब आप एडवांसेस को ऑडिट करते हो तो प्राइमरली आप कंसर्न होते हो कि कौन कौन से अमाउंट्स बैलेंस शीट में आ रही हैं, और इसके लिए आप कंसिडरेशन बताओ। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इसके अंदर। एक तो भाई एडवांसेस जो हैं वही आ रहे हो जो आउटस्टैंडिंग हो बैलेंस शीट डेट पे, एडवांसेस वो हैं जो बैंक को अमाउंट ड्यू है मिलेगी, जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, कोई अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए, एडवांसेस का वैल्यूएशन ठीक से होना चाहिए, वैल्यूएशन क्राइटेरिया सही होना चाहिए, डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन सब कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, और आरबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से सारी प्रोविजनिंग वगैरह होगी हो एडवांसेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें जब आप ऑडिट ऑफ एडवांसेस कर रहे हो इन चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए, इन चीजों से रिलेटेड आपको एविडेंसेस गैदर करने चाहिए। सवाल नंबर आखिरी, फाइनली, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। भाई आपको होटल का ऑडिटर बना दिया, 3 स्टार होटल है, बढ़िया खाना पीना वहां पे, और स्पेशल पॉइंट्स बताने हैं इन्वेंट्रीज वेरीफाई करते हुए फूड एंड बेवरेजेस की, ठीक है। तो खाने पीने की क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो किन चीजों का ध्यान दोगे, एक तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी हो, कितना सामान आ रहा है, कितना सामान इशू हो रहा है, ठीक है, कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना, हर चीज का बिल वगैरह इशू वगैरह स्लिप बननी चाहिए। उसके बाद भाई जो महंगी इन्वेंट्री है वो लॉक वगैरह में पड़ी हो प्रॉपर, जैसे शराब की बोतलें वगैरह भी होती है महंगी महंगी, तो वो प्रॉपर किसी कस्टडी के अंदर हो, किसी के पास हो, ट्रस्टेड पर्सनल के पास हो, और अनऑथराइज पर्सन एरिया उस एरिया में ना जाए जहाँ पे महंगा सामान पड़ा है। और कई बार तो कहता है कुछ स्पेशलाइज वैल्यूअर्स भी रखे होते हैं बड़े बड़े होटल्स ने, तो उनका देखो क्या वो कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या वो वैल्यूएशन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
क्या वो काउंटिंग वगैरह ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चीजों की, ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी चाहिए। अब होटल से जाएंगे सीधा सिनेमा में, और आपको इंटरनल ऑडिटर बना दिया भाई, और आपको ये देखना है कि अगर वो टिकट सेल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको किन चीजों का चीजें ध्यान देनी चाहिए, रिसीट से रिलेटेड। तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक उसका रह गया था वैल्यूएशन का, फूड एंड बेवरेजेस का। कोशिश करिए फूड एंड बेवरेजेस जब ईयर एंड पे आके वैल्यू हो रहे हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आप भी कोशिश करिए टपक पिएगा, थोड़ा बहुत खाने को भी मिल जाएगा, ठीक है, खाने पीने को भी मिल जाएगा। एनीवेज, तो सिनेमा पे आ जाओ। एक तो ये देख लो भैया, एंट्रेंस टिकट के थ्रू ही हो, सीरियली नंबर्ड हो, नंबर ऑफ टिकट्स, क्लास कौन सी है वो सब देखो, एडवांस बुकिंग है तो उसका सेपरेट सीरीज होना चाहिए, ठीक है, और फ्री पासेस वगैरह है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, एंटरटेनमेंट एक्सक्लूडेड है, कैश रजिस्टर जो है या कैश बुक है उसके अंदर देखो सारी एंट्रीज वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही हैं। तो आई होप ये आरटीपी आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखो आईसीआई के रिपीट भी होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आरटीपी में से सारा रिपीट हो जाएगा, बट हाँ एक बार आपको देखा होगा आंसर क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, आंसर किस तरह के आपको लिख के आने हैं, थोड़ा इसका आपको आइडिया हो जाएगा। आई होप आप अच्छी तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।